साथियों, मैं सत्येंद्र सिंह एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल जेआरएस एकेडमी पर। दोस्तों, पिछले क्लास में हम लोगों ने वैद्युत धारा के बारे में देखा था और वैद्युत धारा से संबंधित जो सवाल थे, जो न्यूमेरिकल थे, वो हम लोगों ने सॉल्व किया था। आइए आज हम लोग इसके आगे चलते हैं। एक अगला टॉपिक देखते हैं जिसका नाम है करंट डेंसिटी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। अगर यहाँ पे बात करें, मान लीजिए एक ये चालक तार है, एक ये कंडक्टर है। इस चालक तार के इस क्रॉस सेक्शन एरिया से, ये जो क्रॉस सेक्शन एरिया है, यहाँ से लंबवत जो धारा जाएगी, इस क्रॉस सेक्शन एरिया के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल से इस तल के लंबवत जो धारा जाएगी, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? धारा घनत्व कह सकते हैं। हम लोग कहेंगे कि इस एकांक एकांक क्षेत्रफल से जो लंबवत धारा जाती है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? धारा घनत्व कहते हैं। अगर हम यहाँ पे इसकी परिभाषा की बात करें, किसी चालक में किसी बिंदु पर धारा घनत्व उस बिंदु के परितः प्रति एकांक क्षेत्रफल पर यूनिट एरिया जो होता है, अर्थात 1 मीटर स्क्वायर एरिया से अभिलंबवत। अभिलंबवत का मतलब तल के लंबवत, और तल के लंबवत मतलब क्षेत्रफल की दिशा में। ठीक है ना, सीधा सीधा यही मतलब होता है। अगर ये आपने एरिया लिया है, तो इस तल के लंबवत जो धारा जाएगी इस एकांक क्षेत्रफल से, वही क्या कहलाएगा? धारा घनत्व कहलाएगा। इसे हम लोग जे से प्रदर्शित करते हैं, जे से डिनोट करते हैं, कैपिटल जे से। और जे बराबर देखें तो आई अपान ए होता है। आई क्या है? वैद्युत धारा। ए क्या है? क्षेत्रफल। और जे क्या है? धारा घनत्व। अगर यहाँ से देखें, आई का मात्रक क्या होता है? एम्पियर। और एरिया का मात्रक क्या होता है? मीटर स्क्वायर। तो हम कहें धारा घनत्व का जो बच्चा मात्रक होगा वो क्या होगा? एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है ना। अब बच्चा यहाँ पर देखते हैं कि अगर ये आपका तल लंबवत है, अर्थात सीधा ऐसे रखा है, धारा के एकदम लंबवत ऐसे रखा है, तो ये उसका क्या हो गया? एरिया हो गया। और धारा की दिशा और एरिया की दिशा जो क्या कहते हैं? क्षेत्रफल सदिश है, एरिया वेक्टर है, उसकी दिशा एक ही है। तो यहाँ से फार्मूला जो बनेगा, जे बराबर आई अपान ए, या हम इसका गुणा कर दे तो आई बराबर जे अपान ए हो जाएगा। ठीक है ना। लेकिन अगर आप यहाँ से देखें, ध्यान दीजिएगा, अगर ये आपका धारा से किसी कोण पर क्या कहते हैं? इसके दिशा को रख दिया जाए, तो ये मान लो धारा की दिशा हो गई, और ये क्या हो गया? ये क्षेत्रफल की दिशा हो गई, क्षेत्रफल सदिश की दिशा। कितने कोण पर? थीटा कोण पर। तब यहाँ से जो धारा घनत्व होगा वो आपका हो जाएगा आई बराबर जे। अब देखिए यहाँ पे एरिया का दो घटक आएगा, जिससे थीटा जुड़ा होता है वो आपका ए कॉस थीटा आएगा, और यहाँ पर एक क्या होगा? ये आपका, तो ये क्या हो जाएगा? ए साइन थीटा। हम हमेशा वो वाला एरिया लेंगे जो धारा की दिशा में होता है, उस एरिया का डायरेक्शन लेंगे जो धारा की दिशा में होगा। तो धारा की दिशा में यहाँ कौन है? ए कॉस थीटा है, तो इसलिए एरिया की जगह पे हम लोग क्या रखेंगे? ए कॉस थीटा। तो यहाँ ए कॉस थीटा रखेंगे। और आप जानते हैं कि धारा घनत्व एक सदिश राशि होता है, क्षेत्रफल एक सदिश राशि है, लेकिन धारा क्या है? अदिश राशि। तो जब क्षेत्रफल दो सदिश का गुणा अदिश आ जाए तो उसे क्या कहते हैं? अदिश गुणन कहते हैं। ठीक है ना, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? डॉट प्रोडक्ट बोलते हैं, स्केलर प्रोडक्ट बोलते हैं। तो ऐसे कंडीशन में अगर हम यहाँ लें तो जे वेक्टर डॉट ए वेक्टर, तो आई बराबर क्या हो जाएगा बच्चा? जे वेक्टर डॉट ए वेक्टर। ठीक है ना। अब यहाँ पर बात करते हैं, एक पॉइंट और लिख लीजिए कि धारा घनत्व एक सदिश राशि होती है, एक सदिश राशि होती है। धारा घनत्व एक सदिश राशि होती है। ठीक है, तो यहां तक हम लोग देख लिए। अब हम लोग इस पर देखते हैं न्यूमेरिकल, और उस न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। तो बच्चों, ये आपका दो सवाल है, धारा घनत्व पर ही है। आइए देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। कहा कि तांबे के एक तार का क्षेत्रफल, ये क्षेत्रफल दिया है, तो तार का बच्चा जो क्षेत्रफल होगा वो ए बराबर 3 गुणित 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर है। कह रहा है इसमें 4.8 एम्पियर की धारा बह रही है। तो धारा को हम लोग आई से बच्चा लिखते हैं, तो 4.8 एम्पियर की धारा बह रही है। कह रहा तार में धारा घनत्व ज्ञात कीजिए। जे का मान बच्चा यहाँ पर पूछा गया है। ठीक है ना। अब आप जानते हैं जे बराबर क्या होता है बच्चा? आई अपान ए। आई का मान 4.8 और ए का मान 3 गुणित 10⁻⁴। अब यहाँ से अगर काटे तो 16 × 48 होता है, तो 1.6 हो जाएगा, और ये पावर जब ऊपर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो जे बराबर 1.6 गुणित 10⁻⁴। और धारा घनत्व का मात्रक क्या होता है बच्चा?
एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। तो इसका क्या हो गया, ये सॉल्यूशन हो गया, ठीक है ना। यही क्या हो गया बच्चा, आंसर हो गया। अब हम लोग देखते हैं अगला जो क्वेश्चन है वो आपका यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 कहा है, ध्यान दीजिएगा, कहा है तार की अनुप्रस्थ काट जिसका क्षेत्रफल दिया है 1 मिलीमीटर स्क्वायर, ठीक है ना। आओ बच्चा देखते हैं, यहाँ पर तार का जो एरिया है, क्रॉस सेक्शन जो एरिया है वो 1 मिलीमीटर स्क्वायर है, और 1 मिलीमीटर स्क्वायर बराबर, तो यहाँ से अगर बच्चा देखे 1 मिलीमीटर स्क्वायर, और आप जानते हैं 1 मिलीमीटर स्क्वायर बराबर 10⁻⁻6 क्या होता है बच्चा, मीटर स्क्वायर होता है, ठीक है। जब आप 1 मिलीमीटर स्क्वायर को चेंज करेंगे मीटर स्क्वायर में तो क्या हो जाएगा, 10⁻⁻6 क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर। कह रहा है कि इससे प्रति मिनट, तो बच्चा टी बराबर कितना, 1 मिनट। तो 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड होते हैं, ठीक है ना, 60 सेकंड। अब कह रहा है कि 2.4 गुणित 10⁻18 इलेक्ट्रॉन गुजरते हैं। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या 2.4 गुणित 10 बच्चा कितना हो जाएगा, 18 इलेक्ट्रॉन 1 मिनट में क्या होते हैं, पास होते हैं। तो कह रहा है तार में धारा घनत्व का मान ज्ञात कीजिए। अब यार देखो बच्चा, धारा घनत्व का मान पूछा है तो J बराबर क्या होता है, I/A होता है। अब देखो I बराबर क्या होता है, I बराबर देखो अगर यहाँ से देखें तो I बराबर Q/T होता है, और Q बराबर क्या होता है, NE ये होता है। तो Q बराबर NE तो अपन T हो जाएगा। अब यहाँ से N का मान कितना है, 2.4 गुणित 10 घात कितना 18, और E का मान 1.6 गुणित 10 घात कितना -19, और यहाँ से ये बच्चा कितना हो जाएगा, ये 60। टी का मान हमने कितना रख दिया, 60 सेकंड रख दिया। अब यहाँ से बच्चा जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ से जो आई का मान आ जाता है वो 3.84, अगर इसका गुणा करें 2.4 में 1.6 का गुणा कर दें तो 3.84 गुणते 10 के घात, यहाँ देखिए 19 में से 18 गए कितना बचे, -1, और ये बच्चा कितना हो जाएगा, 60। अब इसी को बच्चा हम क्या करें और सॉल्व करें, तो जब इसे बच्चा हम लोग सॉल्व करते हैं, ध्यान दीजिएगा, इसको इसमें भाग देते हैं तो ये 0.064 गुणित 10 घात कितना आ जाएगा, -1 एम्पियर आ जाएगा। अब ये बच्चा धारा का मान हो गया तो यहाँ क्या कर सकते हैं, पुट कर सकते हैं। तो 0.064 गुणित 10 घात -1, और यहाँ से बच्चा कितना हो जाएगा, 10 घात -6। अब देखिए ये एक घात कटेगा, कितना बचेगा, -5, ये -5 ऊपर गया तो J बराबर 0.064 गुणित 10 घात 5 हो जाएगा, क्योंकि ये जब -5 ऊपर जाएगा तो बच्चा किस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, और ये जब प्लस में हो जाएगा तो 10 घात 5। अब यहाँ देखिए हमें क्या करना है, 2 अंक के बाद दशमलव लगाना है, 1.64, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, दशमलव को दाहिने तरफ अगर ले जाएंगे तो जितने अंक दाहिने तरफ ले जाएंगे बच्चा उतना अंक हमें क्या करना पड़ेगा, उतना अंक हमें 10 के घात में घटाना पड़ेगा, क्योंकि दाहिने तरफ जाने पर हम लोग माइनस करते हैं। तो 5 - 2, 2 अंक शिफ्ट किए हैं तो ये हो जाएगा 6.4 गुणित 10 घात 3, और धारा घनत्व का जो मात्रक होता है वो एम्पियर पर मीटर स्क्वायर होता है, ठीक है ना बच्चा। तो यहाँ तक ये आपका क्या हो गया, ये वैल्यू, ये दो के दोनों हम लोगों ने सवाल देख लिए। अब यहाँ पर बच्चा हम लोग जो बात करेंगे, ध्यान दीजिएगा, अब हम लोग यहाँ पे कुछ बात करते हैं, जैसे आपका जो बोर्ड में क्वेश्चन पूछा गया है उन क्वेश्चन की बात करते हैं। तो देखो यहाँ पर अब तक जो पढ़ाया गया है, यहाँ पर कहा है 1 एम्पियर धारा को परिभाषित कीजिए, ठीक है ना। 1 एम्पियर धारा को परिभाषित कीजिए, इसके बारे में कहा है। तो आओ यार बच्चा देख लेते हैं 1 एम्पियर धारा क्या होती है, ठीक है ना। ये जितने यहाँ पे क्वेश्चन ले रहे हैं बच्चा वो सब के सब आपके बोर्ड के पेपर में आए हुए हैं, चाहे 1 नंबर में आया है, चाहे 2 नंबर में, या फिर बच्चा आपका कोई लॉन्ग क्वेश्चन में आया हो, ठीक है। यहाँ पर अब जैसे कहा है कि 1 एम्पियर धारा को परिभाषित कीजिए, तो आप कैसे परिभाषित करेंगे। देखो I बराबर बच्चा क्या होता है, Q/T होता है। अगर हम T बराबर क्या ले लें, 1 सेकंड ले लें, और Q बराबर क्या ले लें, 1 कूलाम ले लें, तो I बराबर क्या होगा, 1 कूलाम बटे 1 सेकंड, और इसी को हम लोग क्या कहेंगे, 1 एम्पियर कहेंगे। अगर हम कह दें कोई चालक तार है, इस चालक तार से 1 सेकंड में, इस चालक के किसी क्रॉस सेक्शन एरिया से 1 सेकंड में अगर 1 कूलाम आवेश क्या होता है, प्रवाहित होता है, तो उससे प्राप्त होने वाली जो धारा का मान होगा वो बच्चा क्या कहलाएगा, 1 एम्पियर कहलाएगा,
ठीक है ना, ये 1 एम्पीयर की क्या हो गई परिभाषा हो गई। दूसरा यहाँ पे क्वेश्चन कहा है कि एमकेएस पद्धति में धारा का मात्रक ज्ञात कीजिए, धारा का मात्रक लिखिए। तो एमकेएस पद्धति में धारा का मात्रक वही होता है, क्या होता है, आप कूलाम कूलाम प्रति सेकेंड, और इसे क्या बोलेंगे हम लोग, एम्पियर बोलेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर कहा है धारा घनत्व की परिभाषा तथा मात्रक लिखिए। अब देखो यार बच्चा, अभी तो आपको बताया कि धारा घनत्व क्या होता है और इसका मात्रक क्या होता है। ठीक है ना, कोई चालक तार है, उसके क्रॉस सेक्शन एरिया से धारा के लंबवत धारा के लंबवत जो क्रॉस सेक्शन एरिया है उससे जितना धारा प्रवाहित होता है एकांक क्षेत्रफल से, वही बच्चा क्या कहलाता है, धारा घनत्व। और धारा घनत्व का बच्चा जो मात्रक होता है वो एम्पियर पर मीटर स्क्वायर होता है। ठीक है ना, क्या होता है, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। अब यहाँ पर बच्चा एक बात कहा है कि धारा घनत्व का मात्रक परिभाषा, ये तो हम लोग देख लिए। अब यहाँ कहा कि Cu डबल प्लस पर कितना आवेश होगा, ये कॉपर है, डबल प्लस है, कह रहा है इस पर कितना आवेश होगा। अगर बच्चा इस पर डबल प्लस है तो इसका सीधा यही मतलब है कि इसने कितना इलेक्ट्रॉन को क्या किया है, त्याग किया है, इसने कितने इलेक्ट्रॉन को त्याग किया है। आप जानते हैं किसी पर धनात्मक आवेश तब आता है, पॉजिटिव चार्ज बेटा तब आता है जब वो इलेक्ट्रॉन का क्या करता है, त्याग करता है। अगर ये बच्चा इलेक्ट्रॉन का त्याग किया है तो सीधा सीधा इसका मतलब है कि तभी इस पर डबल प्लस आया है। जितना इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा उतना प्लस आएगा, तो हम कह सकते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है, 2। और ई का मान 1.6 गुणित 10 की घात कितना होगा, -19 कूलम। तो यहाँ से क्यू का मान, क्यू बराबर एन इंटू ई, तो यहाँ पर एन का मान 2 और ई का मान 1.6 गुणित 10 की घात -19। तो यहाँ से 16 दूना 32 अर्थात 3.2 गुणित 10 की घात बच्चा कितना हो जाएगा, -19 कूलम हो जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि इस पर Cu डबल प्लस पर 3.2 गुणित 10 घात -19 कूलम का कैसा होगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। ठीक है ना, तो ये बच्चा क्या था, क्वेश्चन था। तो हम लोग यहाँ से इतना चीज ले लिए। अब हम लोग इसके आगे बढ़ते हैं। ठीक है, जितना अभी मैंने 2 टॉपिक पढ़ाया, 2 टॉपिक में जो जो क्वेश्चन आए थे बोर्ड परीक्षा में, मैंने सारे क्वेश्चन को यहाँ पे कवर कर दिए हैं, आप इसकी चिंता कतई ना करें। अब यहाँ से बच्चा देखते हैं कि एक बात समझना, जैसे कोई चालक तार है तो उस चालक तार में क्या होता है, कोई कंडक्टर है तो उस कंडक्टर में क्या होता है बच्चा, फ्री इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं जो उसके सरफेस पे हमेशा क्या करते हैं, मोशन के कंडीशन में रहते हैं। और कैसा मोशन करते हैं बच्चा, रैंडम मोशन करते हैं। क्या कैसा मोशन करते हैं, रैंडम मोशन करते हैं। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं क्या, पहला कंडीशन हम लोग देखेंगे कि जब जब चालक पर पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस, बच्चा पोटेंशियल डिफरेंस की बात क्या होती है कि इसे हम कहते हैं विभवांतर। पोटेंशियल डिफरेंस ना लगा हो, ना लगा हो मतलब कि इस पे विभवांतर ना लगा हो, तब कहानी क्या बनेगी। हमारे पास एक ये मान लो क्या है, चालक तार है। अब इस चालक के सिरों पर हमने कोई विभवांतर नहीं लगाया है। तो अब बच्चा अगर कोई विभवांतर नहीं लगाया है तो उस कंडीशन में क्या होगा, इस चालक के जो फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे वो रैंडम मोशन करेंगे। रैंडम मोशन का मतलब उनके गति करने की जो दिशा होगी बच्चा वो निश्चित नहीं होगी, वो किसी भी डायरेक्शन में गति कर सकते हैं। ठीक है ना, इसी को हम लोग कहते हैं रैंडम मोशन। ठीक है ना, इसे क्या कहेंगे, रैंडम मोशन। हिंदी में हम लोग बच्चा क्या कहेंगे, अनियमित गति। तो इलेक्ट्रॉन के कोई गति करने की दिशा नहीं होती है। तो हम लोग कह सकते हैं कि ऐसे कंडीशन में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन क्या कहते हैं, रैंडम मोशन करते हैं, रैंडम मोशन करते हैं अर्थात अनियमित गति, अनियमित गति करते हैं। ठीक है ना, अब बात आती है कि यार अगर ये अनियमित गति कर रही हैं तो आपने तो एक चीज पढ़ा है ना कि अगर इलेक्ट्रॉन गति कर रहा है, जिधर इलेक्ट्रॉन गति करेगा उसके विपरीत दिशा में इलेक्ट्रॉन के द्वारा हमें क्या मिलेगी, धारा मिलेगी। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे तो ऋणात्मक आवेश होता है और ऋणात्मक आवेश जिधर गति करता है उसके विपरीत दिशा में हमें क्या मिलता है, वैद्युत धारा प्राप्त होती है। ठीक है ना बच्चा, क्या प्राप्त होती है, वैद्युत धारा प्राप्त होती है। तो यार यहाँ पे इलेक्ट्रॉन अगर बह रहे हैं, चल रहे हैं, तो क्या यहाँ धारा मिलेगी, हाँ मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी। लेकिन देखते हैं कितना मिलेगी, समझिएगा। जब ये इलेक्ट्रॉन रैंडम मोशन क्यों करते हैं,
तो भाई एक फार्मूला होता है 1/2 mv, इसका गतिज ऊर्जा बराबर 3/2 kT होता है। ठीक है ना, ये क्या होता है, kT होता है। टी क्या है, टेम्परेचर। अगर हम रूम टेम्परेचर पे बात करें तो इन इलेक्ट्रॉनों के पास अपना क्या होता है, ऊर्जा होती है, और वो गति करते हैं कितने वेग से, v बराबर 3kT अपान क्या हो जाएगा, m रूट में। ठीक है, और यही से वैल्यू अगर हम रख के निकालें तो ये लगभग 10⁵ मीटर प्रति सेकंड के करीब में क्या होता है, एट रूम टेम्परेचर पर। रूम टेम्परेचर पर क्या कहते हैं, रूम टेम्परेचर पर इनका क्या आता है, वेग आता है। और इसी वेग को बच्चा हम लोग क्या कहते हैं, थर्मल वेलोसिटी बोलते हैं। थर्मल थर्मल वेलोसिटी या थर्मल थर्मल स्पीड लिखी ज़्यादा सही है। थर्मल स्पीड बोलते हैं, उष्मीय चाल बोलते हैं, या उष्मीय वेग बोलते हैं। उष्मीय वेग भी बोलते हैं। जब डायरेक्शन को हम कंसीडर करेंगे तो उष्मीय वेग लेंगे, जब डायरेक्शन को नहीं कंसीडर करेंगे, केवल मैग्नीट्यूड की बात करेंगे, तो हम उष्मीय चाल कहेंगे। इसी को हम लोग तापीय वेग भी या तापीय चाल भी कहते हैं। उष्मीय चाल या क्या कहते हैं, तापीय चाल भी हम लोग कहते हैं। तो इसका मतलब कि जब कमरे के ताप पर कोई चालक तार है, उसमें जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है वो 10⁵ मीटर प्रति सेकंड के वेग से या चाल से क्या करते हैं, वो गति करते हैं। अब देखो यार बच्चा, अगर हम यहाँ पर इसमें कितने होते हैं, इसमें एकांक आयतन में किसी चालक के एकांक आयतन में 10⁻28 इलेक्ट्रॉन मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। तो अब अगर एकांक आयतन में इतनी ज्यादा मात्रा में इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, तो इसका मतलब कि अगर ये इलेक्ट्रॉन इधर गति करेगा तो कहीं ना कहीं उस चालक तार में एक इलेक्ट्रॉन ऐसा मौजूद होगा जो इसके जस्ट अपोजिट गति करेगा। तो अगर इसके द्वारा करंट हमें आई मिला, तो इसके द्वारा भी क्या मिलेगा, आई, लेकिन दोनों की दिशा क्या है, अलग अलग। तो यहाँ से क्या करेंगे, एक दूसरे कैंसिल कर देंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि जब कमरे के ताप पर कोई आपका चालक तार है, उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन जब मोशन करते हैं, तो ऐसे कंडीशन में यहाँ पे जो आई नेट होगा वो कितना होगा, 0 होगा। कितना होगा, 0। तो यहाँ पर जो औसत धारा मिलती है, ये एवरेज करंट मिलता है, या जो टोटल करंट जो मिलता है वो कितना मिलेगा, 0 मिलता है। ठीक है ना। और यहाँ पर हम कह सकते हैं कि इनका औसत उष्मीय वेग या तापीय वेग, इन मुक्त इलेक्ट्रॉनों का औसत उष्मीय वेग या तापीय वेग बच्चा कितना होता है, 0 होता है, 0 होता है। समझ में आया, कितना होता है बच्चा, 0 होता है। तो ये इसके बारे में बात हो गई कि अगर इलेक्ट्रॉन आपका किसी के कहते हैं रूम टेम्परेचर पर अगर रखा गया है, कोई चालक तार है, उसमें इलेक्ट्रॉन जो है, तो उनके साथ यही घटना देखने को मिलती है। अब बात आती है कि जो इलेक्ट्रॉन होता है वो चलता कैसे है, जरा ध्यान दीजिएगा। ये सब बच्चा तब की कहानी है जब उस पर कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं लगाए हैं, तब की ये कहानी है। आइए देखते हैं, अगर ये इलेक्ट्रॉन आपका ऐसे चल रहा है तो जरा ध्यान दीजिएगा, ये इलेक्ट्रॉन है, यहाँ से गया यहाँ, यहाँ से गया यहाँ, यहाँ, ऐसे इनका कोई दिशा निश्चित नहीं होता है। ठीक है ना, इनका कोई दिशा निश्चित नहीं होता है। अब मान लो ये इलेक्ट्रॉन गया, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ है, यहाँ है, यहाँ, ये ऐसे रैंडम मोशन करते रहते हैं, समझिएगा। अब यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन गया यहाँ पर, तो इस इलेक्ट्रॉन से इसका क्या हुआ, कोलाइजन हुआ। यहाँ से यहाँ पे कोलाइजन हुआ, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, टू सक्सेसिव कोलाइजन बोलते हैं, दो क्रमागत संघट्ट बोलते हैं, दो क्रमागत टक्कर बोलते हैं। ठीक है ना, पहला टक्कर, दूसरा टक्कर। अब ध्यान दीजिएगा, जब दो टक्कर होगा, ध्यान दीजिएगा, जब दो टक्कर होगा तो यहाँ से टक्कर में ये इतना दूर चला और ये इतना दूर चला, जो रास्ता तय करता है उसी को हम लोग कहते हैं मुक्त पथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मुक्त पथ बोलते हैं, मुक्त पथ, फ्री पाथ। क्या बोलेंगे बच्चा, फ्री पाथ बोलते हैं, मुक्त पथ बोलते हैं। लेकिन जब ये चलता है तो इसके द्वारा क्या इतना डिस्टेंस कवर होता है, इसके द्वारा यहाँ इतना डिस्टेंस कवर होता है। जरूरी नहीं है कि हर दो क्रमागत टक्कर पे इनके द्वारा तय किया गया जो डिस्टेंस है वो सेम रहे।
कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है। समझ में आया? तो हम इनका क्या निकालते हैं, एक यहाँ पर एवरेज निकालते हैं, एक मीन वैल्यू निकालते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं मीन फ्री पाथ बोलते हैं, फ्री पाथ बोलते हैं, मीन फ्री पाथ। इसे हम लोग कहते हैं क्या बोलते हैं इसे, माध्य मुक्त पथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? माध्य मुक्त पथ बोलते हैं, ठीक है ना। अब ये क्या होता है, तो हम लोग इसकी परिभाषा यहाँ पर देख सकते हैं। तो हम लोग लिख सकते हैं मुक्त पथों के औसत मान को, क्या लिखेंगे बच्चा, मुक्त पथों के औसत मान को, मुक्त पथों के औसत मान को माध्य मुक्त पथ कहते हैं, माध्य मुक्त पथ कहते हैं, माध्य मुक्त पथ कहते हैं। और इसे हम किससे प्रदर्शित करते हैं, इसे लैम्डा बार से प्रदर्शित करते हैं, से प्रदर्शित करते हैं। समझ में आ गया? अब बच्चा इसका जो एवरेज वैल्यू होती है या मीन वैल्यू होती है, ये कितना होती है, लैम्डा बराबर 10 की घात माइनस 9 मीटर होता है। कितना होता है, लैम्डा बराबर 10 की घात माइनस 9 मीटर होता है। और यही बच्चा क्या होता है, इसका मीटर ही इसका क्या होता है, एसआई यूनिट होता है, एसआई यूनिट होता है, एसआई मात्रक होता है। समझ में आया कि नहीं? यही इसका क्या होता है, एसआई यूनिट होता है। अब बात करते हैं कि जब ये टक्कर इनका होता है, तो देखो यार बच्चा, जब ये यहाँ से यहाँ गया तो उस टाइम ये क्या कर रहा है, रिलैक्स कर रहा है, इससे कोई क्रिया नहीं हो रही है। लेकिन जैसे टक्कर मारा वर्क हुआ। अब यहाँ से फिर ये आया यहाँ पर, तो यहाँ पे टक्कर हुआ तो वर्क हुआ। लेकिन जब इतनी दूर आ रहा था तो उसके पास क्या था, रिलैक्स होने का टाइम था। इसी को हम लोग कहते हैं रिलैक्सेशन टाइम। क्या कहते हैं, दो क्रमागत टक्करों के बीच लगने वाला जो समय होता है या माध्य समय होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, रिलैक्सेशन टाइम बोलते हैं, उसे हम लोग श्रांति काल कहते हैं। तो अगर यार बच्चा हम इसका यहाँ पे देखें कि रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है, रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है, या हम इसे कहेंगे श्रांति काल कहेंगे, श्रांति काल बोलेंगे, ठीक है ना। क्या बोलेंगे, श्रांति काल। श्रांति काल क्या होता है, रिलैक्सेशन टाइम। तो हम लोग कह सकते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन के बीच, मुक्त इलेक्ट्रॉन के बीच, मुक्त इलेक्ट्रॉन के बीच दो क्रमागत, दो क्रमागत, दो क्रमागत टक्करों के बीच, दो क्रमागत टक्करों के बीच, दो क्रमागत टक्करों के बीच लगे लगे माध्य समय, लगे माध्य समय को श्रांति काल कहते हैं, को श्रांति काल कहते हैं, श्रांति काल कहते हैं। और इसे टाउ से प्रदर्शित करते हैं, किसे रिप्रेजेंट करते हैं, टाउ से। अब यहाँ पे अगर टाउ बराबर देखें तो ये बच्चा कितना होता है, 10 की घात माइनस 14 सेकेंड होता है। तो दो क्रमागत टक्करों के बीच जो लगने वाला जो औसत समय निकल के आया बच्चा, वो कितना मिलता है, वो 10 की घात माइनस 14 सेकेंड देखने को मिलता है, ठीक है ना। तो ये कब का बेटा कहानी है, ये तब का है जब हम क्या करते हैं, किसी चालक के सिरों के बीच में कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं देते हैं। ये तब की कहानी है। इसका मतलब तार को हम कनेक्ट नहीं करते हैं, उस कंडक्टर तार को हम किसी बैटरी से नहीं जोड़ते हैं, वो तब की कहानी है। इतनी कहानी देखने को मिलती है। और ये सब ऐसे पॉइंट है, जैसे औसत ऊष्मीय वेग कितना होता है, 0 होता है, ठीक है ना। तो ये सब आपके क्या कहते हैं, ऐसे पॉइंट हैं जो आपके परीक्षा में बहुविकल्पी में पूछा जा सकता है, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कि जब इन्हीं चालक तार के सिरों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस लगा देते हैं, तब कहानी क्या बनती है। तो वही जो इलेक्ट्रॉन अब तक रैंडम मोशन करता था, अब वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी से गति करेगा। इसका मतलब कि हम लोग अगले टॉपिक में क्या पढ़ेंगे, अनुगमन वेग पढ़ेंगे, या अपवाह वेग कहेंगे, जिसे हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं, ठीक है साथियों। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो, लेक्चर समझ में आया हो, तो आप उसे ज़रूर लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, और चैनल पे नए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक